वेलकम टू शुक्ला एचडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एचडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, जब भी हम भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, हिंदी भाषा को पढ़ते हैं, तो हिंदी भाषा में हिंदी भाषा को लिखने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उस विधि को हम लिपि के नाम से जानते हैं, या फिर किसी भी भाषा को लिखने की जो शैली होती है उस शैली को हम लिपि कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ हिंदी भाषा में लिखा है देवनागरी, मतलब लिखा है हिंदी, ये लिखा है तो हिंदी जो लिखा है ये हा, ये ना, ये डा, आखिरकार जो ना वर्ण ध्वनि है या फिर जो दा ध्वनि है या हा ध्वनि है, इसको हम इस प्रकार से हा को क्यों इस प्रकार से ही क्यों लिखते हैं, दा को इस प्रकार से, इस पर मात्रा क्यों लगाते हैं, ये सारे के सारे मुद्दे इसलिए होते हैं चूँकि यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसी प्रकार से किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, और उसी के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा को लिखने के लिए एक लिपि हमारे सामने आती है। उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। क्या नाम है? देवनागरी लिपि नाम है। आप ध्यान रखेंगे। तो हिंदी भाषा को लिखने के लिए जिस शैली का या फिर जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। जब भी आप भाषा विज्ञान या कहीं पर हिंदी भाषा के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं, चाहे आप बीए सेकंड ईयर में हो, हिंदी साहित्य लिए हो, चाहे बीए थर्ड ईयर में हो, या फिर आप आईएएस की या पीसीएस की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य ऑप्शनल विषय वस्तु ले रखे हो, तो बड़े ही आसानी से इस वीडियो को देखने से आप लाभान्वित हो सकेंगे। यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे आखिरकार जो देवनागरी लिपि है इसकी वैज्ञानिकता क्या है, देवनागरी लिपि में कौन सी ऐसी खास बातें जो कि उसको एक प्रकार से मानकीकरण के दृष्टि से अच्छी बनाती है। साथ ही साथ एक वैज्ञानिक जो है लिपि के नाम से जानी जाती है जो देवनागरी लिपि है। इसमें आखिरकार जो क्षिप्रता है, लाघवता है, इसमें जो व्यवस्थित क्रम होते हैं, भाषा को लिखने में सक्षम होती किसी भी भाषा को, इसमें शिरोरेखा, मूक वर्ण की समस्या इत्यादि नहीं होती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर से नीचे एक क्रम में पढ़ी जाती है, या फिर जो है बाईं से दाईं की ओर में हम पढ़ते हैं या लिखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सारे मुद्दे क्लियर होते हैं। साथ ही साथ कुछ ही जो है चिन्हों का प्रयोग करके हम इनके समस्त जो है चीज़ों को लिख सकते हैं बड़े आसानी से। इसे केवल 1 2 3 4 5 6 जो है चिन्हों का प्रयोग करके बड़े ही आसानी से हिंदी भाषा को बच्चों को या किशोरों को अच्छे तरीके से समझा के हम बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हो हिंदी भाषा विज्ञान में, तो आपको भाषा के बाद में देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना होता है, मतलब लिपि के बारे में पढ़ना होता है। क्योंकि भाषा जो होती है एक प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान, मान लेते हैं भाषा के माध्यम से अपनी बातों को आप मौखिक रूप से तो दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, लिखित रूप में अगर आपको पहुंचाना है तो लिपि का हमको सहारा लेना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे मन में जो भाव चल रहे हैं उन भावों को हम जो है लिखने के माध्यम से, मान लेते हैं मैं जो है बोल नहीं सकता हूं, तो मैं अगर बोल नहीं सकता हूं मैं तो लिखने के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो लिखेंगे किस में? हम तो लिपि का प्रयोग करते हैं हम लिखने के लिए। समझ में आई बातें? तो भाषा को लिखने की जो शैली होती है, लिखने की जो व्यवस्था होती है, उसी को हम लिपि कहते हैं। और बात करेंगे उसी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर, क्यों आखिरकार रोमन लिपि से या फिर जो अन्य लिपियां हैं जो कि आपकी जो है अरबी फारसी की लिपियां हैं उनसे क्यों अलग है, और किस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति को अपने में पिरोए हुए है, समस्त भाषाओं को लिखने में सक्षम सी यह जो देवनागरी लिपि है किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को या फिर एक प्रकार से हिंदी भाषा को एक नए चरम सीमा तक ले जा रही है। क्यों इतना आखिरकार इसमें एक प्रकार से इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन वह समस्याएं दब जाती किसके तरह, उस समस्याएं इन सभी विशेषताओं की तरह दब जाती कहीं ना कहीं पे। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए एक एक मुद्दों को हम विस्तार समझते हैं। पहली विशेषता जो देवनागरी लिपि की है वह सबसे पहले तो एक प्रकार चैप्टर हमने भाषा को पढ़ा दिया था। चैप्टर 1 आपका बीए थर्ड ईयर की बात करें तो बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में संकलित है ये चीज चैप्टर जो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। तो भाषा के इतिहास में आपको देवनागरी लिपि के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर बात करें जो है बीए थर्ड ईयर की मैं बात करूँ तो बीए सेकंड ईयर के मतलब बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में ये है। सेकंड पेपर में इसी प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में किसी में सेकंड ईयर में भाषा विज्ञान पढ़ना पड़ता है। तो किसी भी दृष्टि से आप हो इस वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे। ओके, देवनागरी लिपि आपको आसानी से जानना चाहिए। कोई अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, एक जनरल भाषा में जानिए, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ ऐसे चीज़ों का पर्दाफाश होगा जो कि आप शायद ना जानते हो। ओके, चलिए बात करेंगे आज सबसे पहले मुद्दे की। और सबसे पहला मुद्दा आपका जो है हिंदी भाषा को लेकर के जो लिखी जाने वाली शैली होती देवनागरी लिपि, तो उस लिपि का सबसे पहली विशेषता है ये कम समय एवं कम स्थान में लिखी जा सकती है। देवनागरी लिपि जो है वह कम समय में और जो है कम स्थान में लिखी जा सकती है। बड़ी सी बड़ी बातों को हम कम जगहों में इसको मैनेज कर लेते हैं, हटा सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या पाई जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्षिप्रता कहते हैं, शुद्ध हिंदी में लाघवता कहते हैं, या फिर एक प्रकार से जो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है।
देवनागरी लिपि कैसी अक्षरात्मक लिपि है, जबकि जो रोमन लिपि है वह कैसी है, वह वर्णात्मक लिपि है। या फिर इसी प्रकार से अरबी फारसी की लिपियाँ कैसी है, उर्दू की, ये सब मेरे प्यारे दोस्तों वर्णात्मक लिपि है। यहाँ पर अक्षरात्मक लिपि या वर्णात्मक लिपि क्या होती है, इसको थोड़ा जान लेना अति आवश्यक सा प्रतीत होता है। आइए बात करते हैं आखिरकार जो वर्णात्मक या अक्षरात्मक होती है वो क्या होती है, आप थोड़ा समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने लिखा कमल, मैंने यहाँ पर लिख लिया कमल, ओके। और इसी को मान लेते हैं ये है देवनागरी लिपि में हमने लिखा, इसको हमने देवनागरी लिपि में लिखा। बड़े ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, इसको हमने देवनागरी लिपि में लिखा कमल। लेकिन अगर इसी को हम मान लेते हैं, लिखते हैं हम जो है रोमन लिपि में, मान लेते हैं इसको हमने रोमन लिपि जो अंग्रेजी में लिखा जाता है इसी को हम रोमन लिपि कहते हैं। तो रोमन लिपि में हमको मान लेते लिखना हुआ, तो कैसे लिखेंगे इसको, कमल को के लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, KAMAL, कमल ऐसे लिखेंगे। कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आपको के व्यंजन मिला, फिर जो है स्वर अलग मिल गया, फिर व्यंजन अलग, फिर स्वर अलग मिल गया, इसी प्रकार से फिर व्यंजन। तो अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर व्यंजन जो है आपका जो स्वर है वह दिखाई पड़ रहा है। और व्यंजन में एक प्रकार से पिरोया नहीं है स्वर, तो स्वर और व्यंजन का यहाँ पर तालमेल सही तरीके से नहीं बैठा है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये वर्ण में लिखा गया है, का एक प्रकार से अलग वर्ण की जो है द्योतक है के, इसी प्रकार से ए भी एक वर्ण है, ये सब वर्ण है एक। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो का यहाँ पर लिखा है, ये का वर्ण नहीं है, ये का अक्षर है। कैसे अक्षर है इसको देखेंगे, का को लिखने के लिए आप दो चीज़ें पढ़े होंगे। का बराबर क्या होता है, का हलंत और प्लस में आ होता है, छोटा आ। तो जब ये दोनों मिलाते हैं तो बनता है पूरा का पूरा का। तो कहीं ना कहीं पे जो ए इसमें अलग से हमको लिखना पड़ता है, वही ए देवनागरी लिपि में जो है इसमें पिरोया हुआ होता है, इसी में मिला हुआ होता है। जैसे देखते हैं ये यहाँ पर का लिखा हुआ है। इस प्रकार से गणित के भाषा में देखते हैं आप कि जो है 2 या 3 या फिर किसी मान लें तो 2, 3, 4 इन सब में एक का गुणा हमेशा रहता। तो आप 1 गुणे 2 लिख दें या फिर बराबर 2 लिख दें, कोई मतलब नहीं। तो 1 गुणे 2 लिखें या 2 गुणे 1 लिखें, इसका सीधा सा मतलब 2 ही होता है। तो इसी प्रकार से जब भी आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो का अगर लिखें तो का सीधा सा मतलब होता है का हलंत और आ। अब यहाँ पर अंग्रेजी में आपको अलग अलग लिखना पड़ता है, लेकिन यही हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में आपको हलंत मतलब कि ये अलग नहीं लिखना पड़ता कि 2 शब्दों को लिखना पड़े, इसको एक प्रकार से इसी में लिखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पे जो हम 2 शब्दों में यहाँ पर लिखते हैं उसी को हमने यहाँ पर एक शब्द में हटा दिया, मतलब एक ही वर्ण शब्द बोल रहे हैं, एक ही वर्ण में हटा दिया, मतलब एक ही अक्षर में। तो इस प्रकार से ऐसी शैली जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अक्षरात्मक शैली कहते हैं, अक्षरात्मक कहते हैं लिपि है। और ऐसी लिपि जिसमें आपको अलग अलग वर्ण होते हैं उसको हम वर्णात्मक लिपि कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। तो यह पहली विशेषता थी जो कि देवनागरी को एक मानकीकरण के लिए अग्रसर करती है और एक प्रकार से नई दृष्टि की ओर ले आती, वैज्ञानिकता की ओर खींचे हुए है। तो कम पन्नों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बयां कर सकते हैं आप इसमें, और कम समय में, क्योंकि जब ए लिखते समय यह यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन का आप लिखते हैं, मान लेते हैं मेरे को का लिखना है, केवल मुझको यहाँ पर का लिखना है, लेकिन यहाँ पर अगर के ए लिखना हुआ तो 2 शब्द यहाँ पर लिखने में थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लगा, इसमें थोड़ा समय कम लगा। यहाँ पर इतनी बातें समझ में आई। आगे समझते थोड़ा सा और मुद्दा। तो ये थी आपकी कुल मिलाकर के, मैंने आपको आसानी से अपनी भाषा में आपके बता दिया कि आखिरकार जो देवनागरी लिपि है यह क्या होती है। थोड़ा और समझेंगे इसकी विशेषता के बारे में। तो दूसरी विशेषता आप देखेंगे, तो पहली विशेषता समझ में आ गई, तो इसको बड़े आसानी से आपको लिख देना है। दूसरी विशेषता आपसे पूछी जाए तो कि विशेषता वैज्ञानिक क्यों है, आखिरकार देवनागरी लिपि क्यों वैज्ञानिक है, इसको लेकर के यहाँ पर चूंकि इसका व्यवस्थित क्रम ही इसको वैज्ञानिकता प्रदान करता है। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा होगा कि रामचंद्र शुक्ला जी ने काल क्रम को जो है एक प्रकार से व्यवस्थित क्रम में बांटा है, व्यवस्थित चीज़ों में इसको डिनोट किया है। कहीं ना कहीं पे जब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, जब उससे पहले जो है जॉर्ज ग्रियर्सन आए, मतलब सबसे पहले 1187 जॉर्ज ग्रियर्सन आए, मिस्र बंधु आए, इसी प्रकार से और भी जो है पाठक जो है और भी लोग आए। तो बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने उसको एक व्यवस्थित क्रम प्रदान किया। उन्होंने कालक्रम के अनुसार से जो है आदि काल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा। इसी प्रकार से साथ ही साथ उन्होंने कालक्रम के हिसाब से तो बांटा ही, उसके बाद में उन्होंने किसके हिसाब से बांट दिया, उसके बाद में उन्होंने उसकी प्रवृत्तियों के हिसाब से बांट दिया। मान लेते आदि काल में वीरतापूर्वक रचनाएं अधिक मात्रा में मिली तो उन्होंने उसको वीर गाथा काल के नाम से बता दिया। इसी प्रकार से बात करें पूर्व मध्यकाल की, जिसमें भक्ति का प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में देखने को मिलता था, तो उन्होंने भक्ति के बारे में वहाँ पर विस्तार समझा दिया। जब भक्ति के बारे में वहाँ पर विस्तार से देखा कि भक्ति वहाँ पर चरम सीमा पर है, भक्ति कहीं ना कहीं पे जो है द्रविड़ में जन्मी, कर्नाटक में सयानी, गुजरात में बालापन, वृंदावन जमानी। इस प्रकार से जब भक्ति को उन्होंने देखा और भक्ति को समझा मेरे प्यारे दोस्त, तो उन्होंने इसमें पिरोने का प्रयास किया। किसमें? उन्होंने जो है उसमें जब पूर्व मध्यकाल जो था उसमें भक्ति पूर्वक रचनाएं लिखी जा रही थी, उसमें कबीर जैसे
जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जैसे, तुलसी और सूर जैसे महात्मा हुए, तो इस कारण से उसमें ख्याति किसकी मिली, भक्ति की। भक्ति चरम सीमा पर उस समय में थी, तो रामचंद्र शुक्ला जी ने उसको भक्ति काल कह दिया। इसी प्रकार से जो है जो उत्तर मध्यकाल था उसमें रीति प्रबंध रचनाएं होती थी, रीतियों में बंधी हुई रचनाएं होती थी, कहीं ना कहीं पे जो है रीति निरूपण उनमें पाया था, नक्सिक भेद पाया था। तो उन सभी प्रवृत्तियों को देखते उन्होंने उसको रीति काल नाम दे दिया। इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि आखिरकार जो है अब रीतियों की बाध्यताएं खत्म हो रही हैं, गद्य का विकास होना प्रारंभ हो गया। जो रचनाएं पद्य में लिखी जाती थी वही रचनाएं जो है अब गद्य में लिखी जा रही हैं। जो रचनाएं पद्य में ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी वही भाषा जो है खड़ी रूप में परिवर्तित हो गई और भाषा खड़ी हो चुकी है और खड़ी बोली में गद्य रचनाएं हो रही, नाटक और निबंध, इसी प्रकार से कथा कहानी इत्यादि जो है नए नए चीज़ें आ रही हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने देखा इन सभी मुद्दों को और उसने उसको आधुनिक काल की श्रेणी दे दी। और बाद में उन्होंने जो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग इस प्रकार से बांटते हुए आगे बढ़ते हुए छायावाद युग, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी, नई कविता और स्वतंत्रोत्तर, सठोत्तरी, इसी प्रकार से अन्य कविताओं को बांटते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो कहीं ना कहीं पे ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें हम देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लिपि है, एक वैज्ञानिक लिपि, व्यवस्थित लिपि। कैसे व्यवस्थित लिपि है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इसकी देवनागरी लिपि की तो सीधे सीधे आप समझते हैं। मान लेते हैं मैंने पहले रोमन लिपि की कुछ बातों को आपको बता दूं। रोमन लिपि में क्या होता है, अंग्रेजी में आप देखते होंगे ABCDEFGHIJKLMNO, इस प्रकार से आप देखते हैं। अब यहाँ पर इनका कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है, इनकी वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम नहीं है, इसलिए हम जो है कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता से दूर हटती है। यहाँ पर देखते हैं ए, यह ए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाबल है, मतलब यह स्वर है। हिंदी में बात करें तो यह जो ए है वह स्वर है। दूसरा स्वर कौन सा है आपका, इनका ये स्वर है। इसी प्रकार से तीसरा स्वर जो है आपका इसमें आई जो है यह भी स्वर है। इसी प्रकार से जो आपका ये वाला स्वर है ओ वाला, ये स्वर यहाँ पर है। इसी प्रकार से जो यू है वह भी स्वर है। तो कहीं ना कहीं पे इनके स्वर कहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर इनके व्यंजन आते हैं, इनका कोई एक प्रकार से निश्चित क्रम नहीं है, ना तो क्रमबद्धता पाई जाती है। और ध्यान रखिए विज्ञान की परिभाषा आप देखते हैं तो विज्ञान की परिभाषा में सीधे सीधे शब्दों में लिखा होता है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। जब हम सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पे आपको यह बातें समझ लेनी अति आवश्यक होती है कि आखिरकार जब इसके स्वर और जो है व्यंजन का सही तरीके से क्रमबद्धता नहीं पाई जाती है, स्वर कहीं पर यहाँ पर आ गया, इसके बाद में 3 अंक बाद के बाद में यह स्वर आता है, फिर 3 अंक के बाद में आता है। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 अंक के बाद में आता है। तो इसका प्रकार से एक कोई कालक्रम नहीं बैठ रहा है, ना तो कोई एक तारतम्यता बैठ रही है। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं स्वर कहीं पर आ गया, व्यंजन आ गया, फिर स्वर आ गया, व्यंजन, इस प्रकार से कोई इसका तालमेल नहीं कि कब व्यंजन आएगा, कब स्वर आएगा और कब इसकी वॉइस वगैरह को लेकर के कभी कोई इसमें ज़्यादा जो है मतभेद नहीं है। जबकि हिंदी में यही चीज़ें मैं बताना चाहूँ आपको, तो बड़े ही आसानी से, बड़ी ही गंभीरता से सुनिएगा। हिंदी भाषा एक प्रकार से वैज्ञानिकता, जो हिंदी की लिपि जो देवनागरी है पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता पर आधारित है। कैसे है ये समझते हैं इसको। यहाँ पर जब हम बात करते हैं हिंदी की, तो यहाँ पर आपने देखा होगा आ ई उ ए आए ओ आओ अंग आहा। यहाँ पर आपने देखा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर देखा आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आहा, यहाँ पर आपने देखा। अब ये एक प्रकार से स्वर का क्रम, ये स्वर हैं आपके। अब यहाँ पर स्वर भी हैं, स्वर ये है, व्यंजन अभी मैं लिख दूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके बारे में। बड़ी ध्यान समझने का प्रयास करें। का, खा, गा, घा, अंगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आप ऐसे आगे बढ़ते हैं। चा छा जा झा, उसके बाद में चा छा जा झा यहाँ, टा ठा डा, उसके बाद में ढा अंगा, चा छा जा झा यहाँ, टा ठा डा ना, मतलब टा ठा डा ड़ा, ता था दा था ना, फिर उसके बाद में ता, उसके बाद में पा, उसके बाद में या, उसके बाद में यारा ला, या रा ला वा, इसी प्रकार से आगे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा वर्णा जो आपका जो है एक प्रकार से पूरा का पूरा जो है आपका जो वर्ण, मतलब वर्ण व्यवस्था बोल रहे हैं, जो आपकी जो है वर्णमाला है हिंदी की, उसमें कहीं ना कहीं पे एक व्यवस्था जो पाई जाती है। अभी मैं बताता हूँ आपको कि क्या इसका लिखने का थोड़ा सा मतलब क्या है। थोड़ा सा एक ही लाइन में समझा देता, लेकिन थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा मेरी प्यारे दोस्तों। क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए स्वर जो है आपके, ये एक प्रकार से ऊपर सारे के सारे स्वर दिए हुए हैं। इनकी जो मात्राएं हैं, हिंदी भाषा में देवनागरी में मात्राएं अधिक हैं आपके, कहते हैं मात्राओं लगाने के लिए अलग अलग होता है।
तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं यहाँ पर जो स्वर है, यहाँ पर ह्रस्व स्वर, यहाँ पर दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। अब इसी प्रकार से जब ये कालक्रम समाप्त होता है उसके बाद में ये आपके 4 के 4 संयुक्त स्वर आ जाते हैं। इसी के बाद में आपका आयोग आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पे एक तारतम्यता है, स्वर का एक प्रकार से पूरा का पूरा क्रम सजा हुआ है। और यहाँ तक कि स्वर का क्रम सजे होते हुए भी स्वर जो है कहीं ना कहीं पे एक तारतम्यता में भी है। स्वर और व्यंजन का कार्यक्रम भी क्रमबद्धता तो है ये ही कि हाँ स्वर पहले लिखा हुआ है पूरा का पूरा एक ही लाइन 2 लाइन में। उसके बाद में जो है व्यंजन के अलग होते हुए भी स्वरों में भी अलग जो है भिन्नता दिखाई पड़ती है कि जो ह्रस्व स्वर है पहले आ रहा है, उसके बाद में जो है दीर्घ स्वर, उसके बाद में फिर ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर। इसके बाद में आपका जो है उसके बाद में क्या आता है आपका संयुक्त स्वर आता है। क्योंकि इन्हीं स्वर जो ये आपके जो है ये स्वर है इन्हीं से मेल करके मतलब कि 1 2 3 इन्हीं तीनों के मेल से सारे के सारे स्वर कहीं ना कहीं पे बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भी मेरे प्यारे दोस्त यह आपको समझ लेना अति आवश्यक है, क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके क्रमबद्धता इसमें लाई गई है। और ये चूंकि यह क्रमबद्ध है इसलिए वैज्ञानिकता पर आधारित है। आगे समझते हैं व्यंजनों में थोड़ा क्रमबद्धता देखते हैं हम। यहाँ पर जो का वर्ग है आपका, फिर चा वर्ग है, उसके बाद में टा वर्ग है, उसके बाद में ता वर्ग है, उसके बाद में पा वर्ग है, फिर यारा लावा सा, फिर उसके बाद में फिर सा, फिर उसके बाद में सा, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपका हा, उसके बाद में छत्र ज्ञा संयुक्त व्यंजन जो आ जाते हैं। तो इसी के नीचे कहीं ना कहीं पे आपको का खा घा चा 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 यहाँ टाठा डरा अड़ा ता था जो है ना पापा पापा मा यारा लावा सा सा। उसके बाद में जो आपको ये वाला है उसको खा पढ़ा जाता था पहले अवधि की भाषा में, लेकिन इसको जो है सा ही पढ़ा था, षटकोण षटकोण। तो षटकोण जब आप ये जो है देखते हैं तो षटकोण कैसे पढ़ते हैं, षटकोण या सजम पढ़ते हैं, सजम सजम, षटकोण सजम या फिर सपेरा। तीनों में आप जो है बोल करके अनुभव करिएगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर आप समझेंगे जो ये का वर्ण है आपका ये ध्वनियों के हिसाब से सजाया गया है। देखते हैं ध्वनियों के हिसाब से कैसे। यहाँ पर जो का वर्ण है आपका ये कैसा है मेरे प्यारे दोस्तों, यह कंठ है। का वर्ण क्या है आपका, कंठ है। दूसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, दंतस्थ है। क्या है, दंतस्थ है आपका, सॉरी दंतस्थ बोल रहे हैं, तालव्य है आपका। दूसरा क्या है आपका, चा वाला जो है आपका तालव्य है। समझते हैं तालव्य क्या होता है। उसके अंदर जो टा वर्ग है आपका मेरे प्यारे दोस्तों या क्या है, या मूर्धन्य है। जो तालव्य है आपका या क्या, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों जो आपका टा है, जो आपका टा वर्ग है वह कैसा है, टा वर्ग आपका मूर्धन्य है। और जो ता वर्ग है मेरे प्यारे दोस्त वह कौन सा है, जो ता वर्ग है आपका वह ता वर्ग दंतस्थ है। कैसा है, ता वर्ग आपका दंतस्थ है। उसके बाद में जो पा वर्ग है आपका वो कैसा है, पा वर्ग आपका मेरे प्यारे दोस्तों पा फा बा भा मा बोल के देखिएगा, ओष्ठ से निकालेगा तो ओष्ठ से है। इसी प्रकार से यारा लावा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो सा वाले हैं आपके, जो सा मेरे प्यारे दोस्तों जो आपके सा और उसके अंदर सा मतलब कि जो आपके मेरे प्यारे दोस्तों जो सा होते हैं और उसके अंदर सा होता है और सा जो होती है, तीनों सा होते हैं। या कहीं ना कहीं पे आपके कैसे है ऊष्म व्यंजन है। इनको जो है बोलते समय आपके जो है मन से ऊष्मा निकलती, मतलब आपके अंदर से ऊष्मा प्रवाहित होती है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जो है जो छत्रिज्ञा होता है ये कहीं ना कहीं पे संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर कंठस्थ क्या होते हैं, जब आप का खा का उच्चारण करेंगे, का खा गा घा अंग, तो यहाँ पर अंदर से जो है आवाज़ आ रही है, यहाँ से निकल रही है, कंठ से निकल रही है आपके, तो इसीलिए इसको कंठ यहाँ पर एक लाइन में इसको सजा दिया गया। इसी प्रकार चा छा, उसके बाद में जा झा, उसके बाद में इया। अब यहाँ पर देखेंगे और टा ठा डा ढा अड़ा, जो कुछ भी है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे, चले तो वैसे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चा छा जा झा इया, ये है तालव्य। आप चा बोल के देखिए, चा चा चा, देखते हैं तालू से एक प्रकार से अंदर की जो तालू है उससे मिल रहा है, चा छा जा झा सब एक तरीके से चा छा। जैसे चा बोलेंगे तो अल्प प्राण है, छा बोलेंगे तो जो महाप्राण है। अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, जब चा आप बोलते हैं तो कम वायु निकलती है चा, जब छा बोलते हैं तो ज़्यादा वायु निकलती है चा छा, तो ज़्यादा वायु निकल रही है इसीलिए वह महाप्राण है। तो एक अल्प प्राण एक महाप्राण, इस प्रकार से इसको सजाया गया है। तो कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर तालव्य, यहाँ पर तालु से बोला है इसलिए तालव्य में सजाया हुआ है। इसी प्रकार से टा ठा डाढ़ा ये मूर्धा है, टा देखते हैं आपकी जीभ मुड़ती है, टा ठा मूर्धा मतलब ऊपर के उसमें जाकर के टच करता है फिर नीचे आता है, टा ठा डा ढा। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं। तो चूंकि यह भी एक प्रकार से मूर्धा से निकलने वाला स्वर है, ध्वनि है, इसलिए इसको एक लाइन में सजाएगा। इसके अंदर ता था, देखिए ता बोलते हैं, ता तो दांतों में जीभ टच करती है, ता था दा धा,
तो समझ गए ना बातें। तो यहाँ पर जो ता था दादा ये दंतस्थ व्यंजन है, दांतों से टकराती जीभ है। उसके बाद में जो पा फा बा भा, पा फा बा भा मा जो है, और ता था दा धा ना, ये कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। जब आप बोलते हैं तो आपके ओठ जो दोनों होते हैं ऊपर और नीचे वाले दोनों आपस में मिल जाते हैं, पा फा बा भा मा, मतलब ये प्रकार से ओष्ठ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है यह? तो यह ओष्ठ व्यंजन है। तो कहीं ना कहीं पे उनको अलग रखा गया एक लाइन में। इसी प्रकार से या रा ला वा, यारा लावा को जब हम बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यारा लावा एक प्रकार से अंतस्थ व्यंजन है। या मतलब अंदर से निकलने हैं, या रा ला वा, तो अंदर से निकल रहे हैं, इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार से और बात करें हम, यारा लावा हो गया। सा वाला जब हम इसको हम टच करते हैं तो सा सा सा, सा सा शा, तो जिसे हम जब इसको बोलते हैं सा, तीनों सा को, तो अलग अलग प्रकार से अंदर से जो है जो हवा होती बड़े ही संघर्ष से निकलती है। तो इसीलिए मतलब उष्मा एक प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसीलिए इसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। और उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो क्षत्रिज्ञा है, क्षत्रिज्ञा जो होता है, तीनों के तीनों कैसे हैं आपके, तो यहाँ पर तीनों के तीनों हैं आपके, ये जो है व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। आप देखते हैं छत बनता है तो छा और ता और रा, तो छत आपका बनता है, ठीक, छत त्रिक। उसके बाद में जो है त्रा जो बनता है आपका जो है ता से बनता है और रा से बनता है। तो इसी प्रकार से जो है आपका व्यंजनों के मेल से यह बन रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जा के मेल से यह बनता है और उसके बाद में या मिल जाता है, तो ज्ञा कहीं ना कहीं पे बनता है, ज्ञा। तो ज्ञा जो है दो वर्णों से, मतलब कि दो जो है मिल करके बना, दो से मिल करके बनता है। दो कौन? व्यंजन से, दो व्यंजनों के मेल से बना। इसमें कहीं ना कहीं पे आपका जो स्वर आ तो छिपा ही रहता है हर व्यंजन में। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ऐसे लिखा तो ये अक्षर हो जाएगा, लेकिन अगर ये चा हलंत में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ण हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो कंठ तालव्य विमूर्धन दंतस्थ ओष्ठ, तो ये है ही। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप यह भी देखने का प्रयास करेंगे, हर जो चार अक्षर होते हैं, चार के चार अक्षर के बाद में ये तो एक प्रकार से कैसे हैं, इनको अगर का ख गा घा इसको हम बोलेंगे तो एक प्रकार से आपको जो है नाक के सहारा नहीं लेना पड़ेगा, का ख गा घा। उसके बाद में जब अंगा बोलेंगे तो कहने के पे आपको नासिक किया जाता है, मतलब नाक से थोड़ी बातें, तो जो है अंगा। या फिर इसी प्रकार जो लास्ट के इया, अंगा इया, ठीक है, अड़ा, और उसका ना माँ, तो ये नाक से कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा आता है, नाक से ये बोलने वाली ध्वनियाँ हैं। तो इसको भी एक प्रकार से एक लाइन में यहाँ पर सजा दिया गया, लास्ट में, सबके लास्ट में इसको रखा गया, सभी से लास्ट में, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त, जिस प्रकार संयुक्त स्वरों को लास्ट में रखा गया, संयुक्त स्वर को, संयुक्त व्यंजन को लास्ट में रखा गया ये। तो इसी प्रकार से हिंदी में जो आपका देवनागरी लिपि है उसमें बहुत रूप से वैज्ञानिकता जो है पूर्ण रूप से व्याप्त है। यहाँ पर आप बड़ी आसानी से समझ सकते, मतलब समझ चुके होंगे सारे मुद्दों को। आगे थोड़ा बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। और भी चीज़ें, और भी बहुत चीज़ें, अगर क्लास ली जाए तो लगभग 1-2 घंटे क्लास होगी। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैं वीडियो बना दिया हूँ। और देखेंगे तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको क्या पहुँचा, कहाँ पर पहुँचा था। हम जो बताते हैं वैज्ञानिकता है और व्यवस्थित क्रम में, तो ये व्यवस्थित क्रम ही इसको वैज्ञानिकता प्रदान करती है। साथ ही तीसरी विशेषता इसकी होती है कि किसी भी भाषा को लिखने में सक्षम है। तो दुनिया की कोई भी भाषा हो, उस भाषा को हिंदी अपने में लिख सकती है। जैसे मान लेते हैं हिंदी भाषा को लिखना हुआ, ऐसे मान लेते हैं आप अंग्रेजी का कोई शब्द ले लेते हैं, मान लेते हैं स्टेशन लिखना हुआ, तो स्टेशन को हम हिंदी में लिख सकते हैं स्टेशन, स्टेशन हमने लिख दिया। इसी प्रकार से आपको कैट लिखना हुआ तो आप कैट बड़े ही आसानी से कैट लिखते हैं। इसी प्रकार से कुछ भी लिखना हुआ आप हिंदी में लिख सकते हैं। कोई भाषा हो, मान लेते हैं जैसे कि अदालत है, एक प्रकार से अलग भाषा है अदालत, अदालत इसको हमने लिख दिया। वकील हो गया, ये अलग जो है कहीं ना कहीं पे शब्दावलियाँ, लेकिन इनको हम अपनी हिंदी में लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे दुनिया की कोई भाषा जो है उसमें सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषा की अगर मैं एक विशेषता की ओर बात करूं, हिंदी भाषा जो होती है, जो वर्ण बोल रहे हैं हम वही वर्ण जो है लिखे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने का बोला, तो का जो ध्वनियाँ होती, का की जो ध्वनि होती केवल का के लिए, इसे जो का हम लिखते हैं तो का के लिए ये सिंबल प्रयोग करते हैं। आप बताइए का के लिए हिंदी भाषा में कोई और अलग ध्वनि, या फिर चा लिखना है तो केवल हम चा लिखते हैं, जबकि या फिर जो है हमको सा लिखना है तो केवल हम सा ही लिखते हैं। तो सा का मतलब सीधा सा सा होता है,
चा का मतलब सीधा चा होता है, का मतलब कि जो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं वह जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर लिखे हुए होते हैं वह सीधे सीधे वही मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजी में बात करें तो का को हम किस नाम से, का के तमाम सारे होते हैं। जैसे का को हम अंग्रेजी में के भी लिखते हैं, इसी प्रकार से का को ही हम क्या लिखते हैं, सी से भी का बनता है। इसी प्रकार से जो है मेरे प्यारे दोस्तों सी एच से भी का बनता है। आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री लिखा क्या रहता है, केमिस्ट्री लिखा रहता है। आप जो है कैट पढ़ते हैं, कैट CAT कैट पढ़ते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं पे सी को कहीं ना कहीं पे यस भी पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से के कहीं ना कहीं पे के तो का सिंबल ही होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो का सिंबल देती है। एक्स को भी का कहीं पर मान लिया जाता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों जो का सिंबल है अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं। ओके, तो का तो इसी प्रकार से था, लेकिन हिंदी में आप केवल का के लिए का ही देखेंगे। चा के लिए आप देखते हैं CH होता है इसी अंग्रेजी में, या इसी प्रकार से आपका जो है और भी चीज़ें जो है वर्णित है। इसी प्रकार से सा के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सा के लिए C भी है, S भी है। ठीक, तो ये सारे मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये हिंदी में या अंग्रेजी में अलग अलग तरीके से, अरबी में, उर्दू में, मतलब अरबी फारसी लिपियों में क्या होता है, वहाँ की लिपियों में क्या होता है, जो वर्ण बोले जाते हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, उनके लिए कई वर्ण प्रयोग में लाए जा सकते हैं, मतलब लाए जाते हैं। वह उनकी क्या है, एक प्रकार से समस्या है। लेकिन यहाँ पर एक विशेषता हमारे देवनागरी लिपि की यह है, देवनागरी लिपि की यह व्यवस्था, यहाँ पर यह विशेषता सबसे महत्वपूर्ण हमें लगती है। कौन सी विशेषता, कि जब हम इसको लिखते हैं तो लिखने में जो भी वर्ण हम बोलते हैं, जैसे चा बोला तो चा के लिए यही प्रयोग किया जाएगा कि हाँ यही चा है, का के लिए वही का होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक प्रकार से वैज्ञानिकता प्रदान करती है, हमको ऐसी समस्या नहीं दिखाई पड़ती। नेक्स्ट है आपका शिरोरेखा। शिरोरेखा क्या होती है, शिरोरेखा जैसे मान लेते हैं हमने लिखा राम, हमने क्या लिखा, हमने लिखा राम, हमने लिखा राम मेरे प्यारे दोस्तों। अब यह राम जो है, इसे हमने लिखा राम यहाँ पर। अब राम ऐसे ये खाली सा लग रहा है, तो इसके ऊपर जो यहाँ पर ये डंडी खींचते हैं, इसी डंडी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम शिरोरेखा कहते हैं। समझ में आई बातें। तो ये हो गया आपका शिरोरेखा। शिरोरेखा समझ में आएगी। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हिंदी साहित्य की, मतलब कि हिंदी में देवनागरी लिपि की है कि इसमें शिरोरेखा होती है। मतलब कि उसमें शिरोरेखा के माध्यम से हम अक्षरों को अलग अलग तरीके से हम उसको पहन सकते, मतलब कि पहचान सकते। मान लेते कुछ और लिखा है, जैसे मान लेते कभी कभी हमको खा में मान लेते हमको लिखना है, हमको लिखना है, मान लेते हैं कि कुछ भी लिखना, रा और खा में लिखना है। मान लेते हैं हमको लिखना है करलो, कलरव, कलरव हमको लिखना हुआ। अब कलरव हमने लिखा, तो यहाँ पर हमने कलरव लिखा, तो यहाँ पर लगता है कि कलख लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखता है कलख लिखा हुआ है। तो कभी कभी रा और हुआ, तो इसीलिए हम कलरव को लिखते समय क्या करते हैं, कल, ऐसे हम मान लेते हैं कल रव, ऐसे कलरव लिख दें और यहाँ पर डंडी ना खींचे, तो यहाँ पर क्या लगता है, कलख लिखा हुआ लगता है। इसी प्रकार से अगर कलरव हमको लिखना हुआ तो कल, ऐसे हम कलरव लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कलरव आपका। तो कहने शिरोरेखा का यह महत्व होता है हिंदी साहित्य में। समझ में आई बातें। तो कलरव ये हो गया। ठीक, समझ में आई बातें। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें जो है रेखा पारने से बहुत अर्थ जो होते हैं कहीं कहीं पे अनर्थ में बदल जाते हैं, तो वो चीज़ें होती। तो शिरोरेखा हिंदी जो देवनागरी में एक प्रकार से अच्छी चीज़ें हैं जो कि एक वैज्ञानिकता पर उसको आधारित करती है। आगे है आपका इसकी विशेषताओं में आपका मूक वर्ण की समस्या इसमें नहीं। मूक वर्ण क्या होते हैं, जो साइलेंट आप कहते हैं ना कि हाँ ये साइलेंट है, जैसे स्टेशन आप लिखते हैं, स्टेशन। अब इस TI को अंग्रेजी में सा भी पढ़ा जाता है। देखते TI को सा वहाँ पर पढ़ते, स्टेशन लिखता, क्या लिखा, स्टेटन लिखा, क्या लिखा, स्टेट्यून, तो स्टेट्यून लिखा, लेकिन इसको पढ़ा गया जाता है, इसको हम पढ़ते हैं स्टेशन। इसी प्रकार से लिखा रहता है कनऊ लदगे, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं क्या है, नॉलेज। तो वहाँ पर देखते हैं के से शुरू होता है, के से शुरू होता है, या फिर किनाइट, या फिर जो है इसको हम पढ़ते हैं नाइट। या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आपसे जो है किनिट लिखा रहता है, तो मतलब कि के यहाँ पर साइलेंट है। इसी प्रकार से नाइफ आप लिखा रहता है, तो NIFE, तो यहाँ पर के जो है साइलेंट है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर साइलेंट वाली चीज़ें हैं वह अंग्रेजी वगैरह में आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन हिंदी में आपको लिखना है तो कोई शब्द जो होता है साइलेंट नहीं होता है। तो जो मूक वर्ण होते हैं, मूक वर्ण की समस्या जो है जो अन्य लिपियों में देखी जाती है, वह हिंदी भाषा के जो देवनागरी लिपि है उस देवनागरी लिपि में नहीं देखी जाती। देवनागरी लिपि में मूक वर्णों की संख्या, मतलब कि मूक वर्णों की समस्या नहीं पाई जाती। इसमें हर एक प्रकार से जो शब्द का है तो का कभी पर साइलेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं स्टेशन लिखना है, तो स्टेशन हमने लिख दिया, स्टेशन, स्टेशन हमने लिख दिया, तो स्टेशन यहाँ पर साइलेंट नहीं है कि हाँ यहाँ पर सा साइलेंट है। यहाँ पर हमने यहाँ पर सा लिखा, स्टेशन,
सा हमने बोला स्टेशन, सा बोला तो सा ही लिखा। ये हमने जो बताया था कि आपका जो किसी भाषा को लिखने में सक्षम है, जो भी आपको बोलते हैं वही लिखते हैं वर्णों के। तो स्टेशन हमने लिखा, सा बोला तो सा ही लिखा, लेकिन यहाँ पर सा बोला तो टी आई लिख दिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं पे ये उनकी समस्या है। और हमारी लिपि एक प्रकार से वैज्ञानिकता पर आधारित होती है, चूँकि हम एक प्रकार से क्या है, मॉडर्न है और वैज्ञानिकता पर आधारित हमारी लिपि है। कहीं ना कहीं पे हमारी लिपि जो है अलग प्रकार से मानकीकरण की दृष्टि से आगे बढ़ रही है। और कोई लिपि या भाषा तभी मानक होती है जब वो एक प्रकार से वैज्ञानिकता पर आधारित होती है। तो मुंह कोणों की समस्या अपने देवनागरी में नहीं है। अगला है आपका बाईं से दाईं ओर लिखी जाती। क्या होती है? बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है अपनी जो देवनागरी भाषा होती है, लिपि जो होती है बाईं से दाईं ओर और ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है, मतलब कि लिखी भी और पढ़ी भी जाती है। उसको थोड़ा समझा देते हैं आपको कैसे पढ़ी जाती है। ओके, थोड़ा सा ही डाल दें। चलिए, यहाँ पर हमने आपको बता दिया, हमने क्या बताया आपको? हमने बताया कि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। जैसे मान लेते हैं अगर हमको लिखना धर्म और आशीर्वाद, यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिखा क्या? हमने लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा धर्म। क्या लिखा हमने? यहाँ पर धर्म लिख दिया। यहाँ पर हमने लिख दिया आशीर्वाद। हमने क्या लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों? आशीर्वाद लिख दिया। हमने लिख दिया यहाँ पर एक शब्द और क्या लिख दिया? आदर्श लिख दिया। अब यहाँ पर आपको पढ़ेंगे, यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसको समझते। तो हमने लिखा तो इधर से शुरू किया, मतलब कि ये बायां है आपका, इधर वाला जो साइड है ये बायां होता है और इधर ये जो है ये दायां है। तो हम इधर से इधर की ओर लिखते हैं, ठीक है, इधर से इधर की ओर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए धर्म जो लिखा है, अब जो धा है तो धा के बाद में हमको क्या पढ़ना है? यहाँ पर माँ लिखा है तो धमर पढ़ें इसको या धर्म पढ़ें, क्या पढ़ा जाए इसको? तो आप यहाँ पर देखेंगे हिंदी भाषा में जब भी आपको ऐसी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपके सामने आ जाए तो आप सीधे से पढ़ेंगे धा, उसके बाद में क्या जाएंगे? रा। क्या? धा के बाद में रा और उसके बाद में माँ। चूँकि हमने बताया था कि बाईं से दाईं ओर या फिर बाईं से दाईं की ओर हम पढ़ते हैं, उसके साथ ही साथ ऊपर से नीचे की ओर हम पढ़ते हैं। क्या? ऊपर से नीचे क्रम में होते हैं। ऊपर से नीचे कैसे? यहाँ पर धा पढ़े, उसके बाद देखा ऊपर कुछ लगा है तो उसको हम ऊपर से आए, ऊपर से उसके बाद फिर हमने बा पढ़ा। तो पहले हमने रा को पढ़ा, उसके बाद माँ को पढ़ा, धा रा माँ। इसी प्रकार से आप देखेंगे आसी पढ़ दिया हमने। उसके बाद में यहाँ पर देखा कि ऊपर कुछ लगा है तो यहाँ पर देखा कि हाँ रा लगा है ऊपर। यहाँ पर देखते हैं ऊपर जब रा लगा है तो इस रा को हमने बीच में कर दिया आसीर, फिर उसके बाद में वाद। समझ में आई बातें? तो ऊपर से नीचे क्रम की ओर। इसी प्रकार से आदर्श लिखा है तो आदार और फिर उसके बाद में हमने यह रा जो लगा है उसको पढ़ा, रा, फिर उसके बाद में सा पढ़ा। तो इस प्रकार से पढ़ने का क्रम होता है। तो कभी कभी आपको पढ़ने में जो समस्याएं हिंदी में होती हैं तो आप ऐसे पढ़िए, विधि होती है पढ़ने की। तो कहीं ना कहीं हिंदी में जब आप पढ़ते हैं, हिंदी की जो लिपि जो होती है देवनागरी, तो उसको पढ़ने की शैली होती है। यहाँ पर आपने समझ लिया। इसी प्रकार से मान लेते हैं प्रण लिखा है। अब प्रण कहेंगे सर जी, अब ऊपर से नीचे की ओर कैसे पढ़ेंगे? वहाँ पर ऊपर आर का मात्रा लगता था, मान लेते हैं अब नीचे रा लग जाए, नीचे रा लग जाए तो नीचे रा को कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर पहले ऊपर क्या लिखा है? पा लिखा है, फिर पा में रा लगा तो पा, फिर उसके बाद में रा पढ़ेंगे, पा रा, फिर उसके बाद में रा लिखा है, रा पढ़ेंगे। तो प्रण, ये समझ में आई बातें? ये होता है आपका हिंदी भाषा। तो इसीलिए एक प्रकार से इसकी वैज्ञानिक पद्धति भी है। तो हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसकी वैज्ञानिक पद्धति भी है और उसके माध्यम से हम सारे मुद्दों को समझते हैं। तो प्रण, धा रा म, आशीर्वाद, आदर्श, तो ये सारे मुद्दे समझ में आ गए ना। ये एक प्रकार से वैज्ञानिकता प्रदान करती है हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसको आगे समझते हैं। इसको पढ़ने में बड़ी आसानी होती है और जो आप पढ़ते नहीं, जैसे मान लेते हैं जो आपको मान लेते, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आप कहीं पर कहते हैं कि सर जी इसमें एक समस्या होती है कि आप मान लेते हैं संभव लिखना हो तो संभव ऐसे लिखते हैं, आपको संभव लिखना हो तो आप संभव ऐसे लिखते हैं, संभव ऐसे लिखते हैं, या संबंध लिखना हुआ तो संबंध ऐसे लिखते हैं, या फिर संबंध आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं संबंध, या फिर संबंध आप ऐसे लिख सकते हैं संबंध। तो कहीं ना कहीं पे ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आप कहते हैं कि इसमें संबंध कैसे दिक्कत होती है। तो भैया जब भी आपको लिखना हो, जैसे मान लेते हैं जो अनुनासिक, जो लास्ट वाली जो नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं, उन ध्वनियों का प्रयोग हम कहाँ पर कैसे करते हैं। यहाँ पर जो ये संभव लिखा है, अब यहाँ पर देखना यह होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिरकार ये संभव सही है कि गलत है। यहाँ पर ये संभव सही होगा कि यह संभव सही होगा। तो हालांकि दोनों संभव सही ही माने जाते हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप से ग्रामरी मतलब कि हम व्याकरणिक दृष्टि से इसको देखें तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखेंगे भा वाले में जो भा वाली श्रेणी है, यानी पा
पा के बाद में क्या आता है, पा फा, पा फा, उसके बाद में बा, उसके बाद में भा, उसके बाद में मा, पा फा बा भा, पा फा बा भा मा। अब यहाँ पर देखेंगे माँ आता है, यहाँ पर जो है इसके बाद में सा के बाद में क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, भा के बाद में क्या आता है, मतलब कि इसके श्रेणी में लास्ट में जो नासिक के वाला आता है, नाक से वाले, वो माँ आता है। तो इसमें माँ जो होगा ज़्यादा उचित होगा, तो संभव ये वाला ज़्यादा करेक्ट होगा। ये भी करेक्ट होता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर मात्रा में ये आपका करेक्ट होता है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये भी सही है, ये गलत नहीं, ये भी सही है। लेकिन अगर इसमें आप बूंदी रख देंगे तो बूंदी ठीक है, रख दिया बूंदी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर ये वाला आप लिखते हैं, यहाँ पर जो है ये वाला फिर ना के स्थान पर ये बना दिए, या फिर ये वो कुछ बना दिए, तो वो गलत होता है। यहाँ पर ये भी उतना करेक्ट नहीं होगा जितना करेक्ट ये आपका माना जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा कि जो है आप धा में क्या है, तो ता था देखते, ता था दा धा ना। अब ता था दा में जब ता भी कहीं पर आए, था आए, दा आए, धा आए, अगर उसके संदर्भ में आपको कोई लगाना हो नावा के बारे में, तो बूंदी अगर लगी है तो उसमें बूंदी ज़्यादा जो है उचित नहीं प्रतीत होगी आपकी, ये वाला संबंध होगा। क्योंकि सा के बाद में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो यहाँ पर माँ तो ऐसे लगेगा, क्योंकि माँ जो है एक प्रकार से ना तो इसमें पा आया है, ना फा आया, ना बा आया, बा आया यहाँ पर ना, तो बा आ गया। अब बा आ गया तो इसलिए यहाँ पर माँ लग गया। ओके, यहाँ पर बूंदी नहीं लगी, यहाँ पर माँ आ गया। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों धा आया है, धा किसका है, ना में है, इसीलिए यहाँ पर जो है ना आ गया आधा, ये होता, ये नहीं आएगा यहाँ पर। आप अगर टा ठा डाढ़ा ना पढ़ रहे हो, टा ठा डाढ़ा जो है, टा ठा डाढ़ा आड़ा, टा ठा डाढ़ा अंगा, चा छा छा इया, तो जब चा छा छा वाले में हो तो इया लगाना पड़ेगा, टा ठा डाढ़ा वाले में हो तो अंगा लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से मेरे टा ठा डाढ़ा का खा गा का खा का खा गा घा अंगा, टा ठा डा ढा आड़ा, तो ये यहाँ पर आड़ा होता है, ये वाला। तो ये वाला जो लगता है इसमें लगता है टा ठा डा ढा, इसमें लगता है। ओके, ये वाला जो लगता है ये का वाले में लगता है। ओके, ध्यान रखेंगी। तो ये जो लगेगा इसकी जो होगा तो का खा गा में, वैसे इसमें ज़्यादा लगता ही नहीं है, लगेगा टा वाले में, ता वाले में, और उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों ता में, पा फा बा भा इसमें लगेगा, चा वाले में लगेगा। तो आप वैसे आप जो है ये करें, चा वाले में ज़्यादा नहीं लगता, इसमें टा में और ता में और पा वाले में लगता है पूरे में। ओके, तो ये एक प्रकार से इसकी विशेषता रही है। आगे थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं हम। यहाँ पर एक लास्ट विशेषता लिखी थी जिससे हम हिंदी भाषा में मतलब कि जो देवनागरी लिपि इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, वह कौन सी लिपि है आपकी, जैसे मान लेते हैं 7वीं जो विशेषता इसकी यह है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मात्र इतने चीज़ों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हिंदी भाषा को लिख सकते हैं। ये एक प्रकार से ब्रेकेट, ये ब्रेकेट मतलब कि एक प्रकार से जो है कॉमा या अर्धवृत्त, और उसके बाद में एक प्रकार से परी जो है लकीर रेखा, उसके बाद में एक खड़ी रेखा, उसके बाद में एक जो है एक प्रकार से तिर्यक रेखा, और एक डाट की मदद से हम विभिन्न अक्षरों को लिखने में सक्षम हो जाते हैं, मतलब शब्दों को। जैसे मान लेते हैं हमको कमल लिखना है, या फिर मान लेते हैं हमको क्या लिखना है, हमको मेरे प्यारे दोस्तों सीधा, और सीधा मान लेते हैं हमको कल लिखना है, तो कल हम कैसे लिखेंगे, तो मान लेते हैं ये हमने कर दिया, ये वाला ये ले लिया, उसके बाद में हमने एक जो है रेखा ये सीधी वाली ले ली, सीधी रेखा खींच दी, तो ये वाला ले लिया हमने, का हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, हमको क्या लिखना है, कल लिखना है, फिर हमने क्या ले लिया, एक डंडी, सीधी डंडी ले ली, ये वाली मतलब रेखा ले ली, उसके बाद में हमने ये जो है ये वाला ले लिया, एक ये ले लिया, और एक दो अर्धवृत्त लेकर लिया, उसके बाद में एक जो है ऊपर वाली जो रेखा ये वाली है, इस रेखा को हमने ले लिया, आपका क्या लिख गया, कल लिख गया। इसी प्रकार से मात्र जब छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो कहते हैं बाबूजी का डंडा, उसमें गठरी लटका दो, ये वो सब बोलते नहीं है, बन जाता है का, ये ऐसे बोलते नहीं बचपन में। तो कहीं ना कहीं पे वो जो मंतव्य होता था बचपन वाला, वो यही मंतव्य होता था कि ये वाला चीज़ें होती हैं। तो ऐसे कल लिख दिया हमने, राम लिखना हुआ, कोई शब्द लिखना हुआ आपको, तो बड़ी आसानी से इन चीज़ों का प्रयोग करके आप बड़ी आसानी से सारे चीज़ों को लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये मुद्दे थे जो कि एक देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक दृष्टि से एक जो है लिपि प्रदान करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से इसको एक प्रकार से मान्यता प्रदान कर देते हैं। देवनागरी लिपि कैसी है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता पर आधारित है। कहीं ना कहीं पे इसकी कुछ समस्याएं भी हैं, उस समस्याओं को हम समझेंगे बाद में, कहीं किसी दिन टाइम मिलेगा तो। हालांकि आपने एक मोटा जानकारी देवनागरी लिपि के बारे में ग्रहण कर ली। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।